हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ। लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 31 है ये। आरआरबी ग्रुप डी 25/10/2018 सिर्फ 2 के क्वेश्चन है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 15/14, 12/35 एंड 40/49? इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? सर इसका स्टॉप वॉच चालू कर लेते हैं। ये स्टॉप वॉच का फंडा क्या है? आपको स्टॉप वॉच को बंद नहीं करना है, उसको चलते देना है। उसको जो टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, उसके अंदर आपको आंसर करके आंसर मार्क करना है। ठीक है, जैसे ही आंसर पुट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में एक बार चेक कर लेना मेरा कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, दोनों अगर मिल जा रहा है ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो एक बार प्रोसेस चेक कर लेना। ये प्रोसीड्योर होना चाहिए मैथ टेस्ट के। ये 31 नंबर टेस्ट है। 25 तक हम लोग नॉर्मल प्रोसीड्योर में सीखे कि कैसे प्रोसेस होता है, क्या होता है, क्या धारा होता है। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपका टाइम बच जाए। 25 क्वेश्चन लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा। तो फिर बाकी टाइम ही टाइम है, आप खेलो, घूमो, कूदो, कुछ भी करो, लेकिन एग्जाम में मार्क्स भी लेके आओ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एचसीएफ आप यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कुछ 15 फ्रैक्शन का। सर फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या होता है? न्यूमरेटर का एचसीएफ हो जाएगा। जो बोला जाएगा उसका न्यूमरेटर का होगा और जो नहीं बोला जाएगा उसका नीचे वाला डिनोमिनेटर में होगा। मतलब एचसीएफ ऑफ फैक्टर ऊपर वाला न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ ऑफ 15, 12 और 40 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? सर 1 हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है। अब इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? सर सबसे बड़ा कौन सा है? 49। इसमें क्या क्या घाटा है? सर देखो 35 में 7 7 5 35 होता है, तो 5 का घाटा है। अच्छा इसमें क्या है? 7 दूना 14, 2 का घटा है, तो 5 दूना 10 और 49 490। 1/490 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगर यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ रहता तो क्या करते सर? सर ऊपर वाला फ्रैक्शन का एलसीएम होता, न्यूमरेटर का एलसीएम, और नीचे डिनोमिनेटर का एचसीएफ होता। ये प्रोसीडियर होता है फॉर ए फ्रैक्शन। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The drum set were purchased for 8,000. The fifth is sold at a profit of 40% and the second one is sold at the loss of 40%. If the selling price of both the drum sets is the same, then what is their cost price? अब देखो सर 8,000 के में बेचा गया, 8,000 में 2 ड्रम सेट वेयर परचेस्ड, 8,000 में खरीदा गया है। फर्स्ट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% एंड द अदर वन इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 40%। दोनों का ही सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, तो 40% कुछ एक्स इसका प्राइस होगा, तो 8,000 माइनस एक्स इसका प्राइस पकड़ लेते हैं। इसको अगर 40% प्रॉफिट में बेचा गया, मतलब 140/100 इक्वल्स टू इसको किससे बेचा गया सर? 40% लॉस में, तो 60/100, तो वही तो हो रहा है ना। तो इसको हटाते हैं तो 6 0 0 हट गया, 2 3 6 2 7 14। तो यहाँ पे 7x प्लस 3x आ जा रहा है, मतलब 10x इक्वल्स टू 8,000 इंटू 3। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हो रहा है सर? 800 इंटू 3, 8 3 2400। तो एक का प्राइस है 2400, दूसरे का प्राइस कितना हो जाएगा सर? एक का अगर 2400, दूसरे का 5600 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, ये 30 सेकंड का ही क्वेश्चन था, मेरे को टाइम लगा क्योंकि आपको समझाने का टाइम लगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन सीख जाओगे एक बार तो आपसे जल्दी हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5 जने 20 दिन में कोई काम कंप्लीट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता है। दे वर्क 8 आवर्स पर डे। 8 men वर्क फॉर 7 आवर्स ए डे। देन इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द टास्क? अब देखो सर 5 जने 20 दिन में काम करता है 8 घंटा लगातार, ये मेन एंड वर्क है। टोटल वर्क यही है। अगर 8 जने में 7 घंटा करके काम करेगा तो कितना दिन में करेगा सर? डी लिख देता है, M1 D1 T1 इक्वल्स टू M2 D2 T2, वही कर दिया और कुछ नहीं। यहाँ से हटाओ तो डी बराबर कितना हो रहा है सर? 20 5 100/7 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If two straight lines x minus 5y equals to 2 and x plus 2y equals to 9 intersect each other at a point A and they intersect positive x-axis on the point B and C respectively, find out the area of the triangle ABC। अब सर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इतना धांसू तरीके से समझा दूंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। सर ये दोनों स्ट्रेट लाइन को पहले समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन कैसे दिखता है, उसके बाद इसका इंटरसेप्टेड पॉइंट निकालेंगे। पहले इंटरसेप्टेड पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेप्टेड पॉइंट क्या होता है? इन दोनों को सॉल्व करके जो कॉमन पॉइंट मिलेगा उसी को कहते हैं इंटरसेप्टेड पॉइंट। x प्लस 2y इक्वल्स टू 9। ठीक है सर, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, तो ये सॉल्व हो जा रहा है। तो y का वैल्यू कितना है सर? y का वैल्यू है आपका -7y इक्वल्स टू -7, y इक्वल्स टू 1 आ जा रहा है। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? 5 माइनस उधर 2 7। तो 7 1 पॉइंट है इंटरसेप्टेड पॉइंट। ठीक है,
इसको हम लोग पोंछ देते हैं। अब एक चीज़ सोचते हैं कि x माइनस 5y इक्वल्स टू 2, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको इंटरसेप्टेड फॉर्म, एक होता है इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, मतलब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, इसके आकार में अगर हम लोग लिख सकते हैं कोई स्ट्रेट लाइन को तो बोला जाता है इसे इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ही वीडियो बना के दिया हुआ है, पूरा फुल टोटल कितना होता है, कैसे होता है, कैसे क्यों होता है उसको समझा दिया गया है, आप एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे भी मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को a0 पॉइंट में एंड y एक्सिस को 0b पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको एक ही फॉर्मेट में निकालते हैं। तो x/2 प्लस वाई अपॉन माइनस 2/5 इक्वल्स टू 0। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे छेद करता है सर, 2 पॉइंट पे, 1 2, अगर 2 पॉइंट ये लिखिए, और वाई एक्सिस को माइनस वहाँ, तो यहाँ पे ऐसा करके एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है x माइनस 5y इक्वल्स टू 2। दूसरा वाला जो स्ट्रेट लाइन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 9, इसको एक फॉर्मेट में लिखते हैं x अपॉन 9 प्लस y अपॉन 9/2 इक्वल्स टू 1। तो x एक्सिस को 9 पॉइंट पे 9 0 पे एंड ये 2 0 पे था, एंड y एक्सिस को 0/9/2 पे छेद करता है, तो हम लोगों को वो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दोनों का इंटरसेप्टेड पॉइंट कौन सा है, a है, और ये b ये c है। तो इस ट्रायंगल का ABC का एरिया निकालना है, तो हमें क्या करना है सर, एक चीज़ निकालना है, खाली हाइट निकालना है A पॉइंट से। A पॉइंट का ये कौन सा है, वर्टिसेस कौन सा, 7 1, तो 1 इज़ द इसका हाइट है, 1 इसका हाइट है। तो हमें और क्या मिल जाना चाहिए, बस एरिया निकालना है। तो हाफ इंटू बेस, बेस मतलब 9 माइनस 2 मतलब 7 इंटू 1 इज़ द हाइट, तो 7/2 मतलब 3.5, 3.5 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ओके सर, चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। योगेश सोल्ड हिज वॉच फॉर 10% लॉस। Had he sold his watch for extra 135 rupees, he would have gained 8% profit. Find out the selling price of the watch. तो यहाँ पे क्या होता है सर, 18% का वैल्यू होता है, लॉस पे बेचा प्रॉफिट पे बेचा, 18% बराबर 135। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 100% का निकालना है, तो अपन 18 इंटू 100, ठीक है, 2 9 18, 2 5 10 50, 9 एकम 9, 9 5 45, तो 15 इंटू 5 75, 750 इज द करेक्ट आंसर। 5 5 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 एकम 5 6 7। तो फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। तो वॉच का सेलिंग प्राइस 10% लॉस में बेचा गया, मतलब 750 इंटू 90% का निकालना था, 100% का निकाल दिया, तो 90/100 करना। तो 9 5 45, 5 कैरी फॉरवर्ड 4, 9 7 63 और 4 67, ठीक है, 675 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ये जो कैलकुलेशन है 100% की जगह 90% निकालते तो एक लाइन पे हो जाता, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है 18% का बराबर ये वाला जो प्राइस है ये कैसे आता है सर, ये समझना चाहिए आपको, फिर आपके मैथ क्लियर हो जाएगा। कैसे समझते हैं, देखो किसी चीज़ को 10% हम लोग ग्राफ में समझेंगे, ठीक है। ये अगर किसी चीज़ का सपोज SP है, ठीक है, तो इसमें से 10% लॉस में बेचा गया, तो मतलब यहाँ पे प्राइस आ गया 10% का, और यहाँ से लेके 8% प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे प्राइस आ गया 8% का। तो दोनों का गैप कितना हुआ, 18% बराबर कितना दिया हुआ, 135। ये हो गया पहली समझ। दूसरे तरीका देखो, तो x अगर किसी का प्राइस था उसका 10% लॉस में बेचा गया, तो 10% लॉस में बेचा गया मतलब CP था x, अभी बेचने वाला कितना 90/100 में बेचा गया, ये तो हो गया लॉस में। अब 8% प्रॉफिट में बेचा गया, मतलब 108/100 में बेचा गया, ठीक है, 108x/100 में बेचा गया। इन दोनों का गैप कितना है, हैड ही सोल्ड हिज वॉच फॉर द एक्स्ट्रा 135 रुपीज़, तो इन दोनों का गैप कितना हुआ सर, 90/100x बराबर कितना 135 दिया हुआ है सर। तो यहीं से क्या मिल जा रहा है, 90 हटाएंगे तो यहाँ से 18x/100 बराबर 135। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जा रहा है सर, 135 इंटू 100/18। क्या ये कैलकुलेशन हमने पहले ही कर चुके हैं, हाँ सर कर चुके हैं। तो ये समझ रखना चाहिए कि शॉर्टकट होकर पागल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। कैसे आता है शॉर्टकट वो भी समझ लो, एक बार समझ जाओगे तो हमें पता है कि आप अच्छे बच्चे हो, आपको याद रह जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In a boys school there are 2 toilets required for 15 boys. If there are a total of 255 students then how many toilets will be needed? देखो 15 जने हैं,
तो 2 टॉयलेट लगता है 15 जने के लिए, 255 जने के लिए कितना लगेगा, तो डिवाइडेड बाई 15 करते हैं, 5 या 15, 5 5 25, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 7 21, तो 17 इंटू 2 मतलब 34 टॉयलेट लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In an examination, 51% student failed in English, 45% failed in maths. If 21% student failed in both the subjects, then 169 student passed the examination. What is the total number of students? अब कुछ मत समझो, नॉर्मली यहाँ तक समझो, उसके बाद 169 को लेके आएंगे, ठीक है। पहले क्या बोला गया सर, 51 फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है, और 45 फेल्ड इन मैथ्स में हो गया, तो टोटल फेल कितना दिखा रहा है यहाँ से सर, 5 एकम 6, 5 4 9, 96 टोटल फेल दिखा रहा है। लेकिन सर यहाँ पे 21% फेल स्टूडेंट ऑलरेडी है, मतलब बोथ में, तो 21% 2 बार काउंट हो चुका है ना इसमें, तो इसको हटाते हैं, तो इधर 5 हो रहा है, 7 75% हो रहा है। इतना स्टूडेंट क्या फेल कर चुके हैं, या तो एक में या तो 2 में, ठीक है, समझो मेरी बात को। जब हम लोग 51% फेल बोल रहे हैं, 51% फेल बोल रहे हैं, उसके साथ 45% फेल बोल रहे हैं मैथ्स में, दोनों में एक कॉमन सेक्शन आ गया जिसको हमने 2 बार काउंट कर चुके हैं। तो कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा, होनहार बच्चे, जो कि 2 सब्जेक्ट में फेल कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से 75% फेल होता है सर, बोथ सब्जेक्ट में हम लोग टोटल सब्जेक्ट में फेल होता है, या तो एक सब्जेक्ट या तो 2 सब्जेक्ट, ठीक है सर। अब बोथ सब्जेक्ट में पास कर जा रहा है कितना स्टूडेंट सर, 25%। सर इसी 25% का वैल्यू 169 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, इसको 4 गुना कर रहे हैं तो इसको भी 4 गुना करो, 9 चौके 36, 6 कैरी फॉरवर्ड 3, 16 4 64, 3 67, 676 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Pipe A and B working together can fill an empty tank in 12 hours. If A is stopped after 2 hours, then it will take 42 hours to fill the tank. How much time will A alone will take to fill the empty tank? देखो सर, पाइप A and B वर्किंग कर रहा है, दोनों पाइप A करता है, A और B मिलके कितना घंटे में करता है सर, 12 घंटे में। A and B working together can fill an empty tank in 12 hours, ठीक है। A is stopped after 2 hours, then it will take 42 hours to fill. तो A 2 घंटे के बाद बंद हो चुका है और ये 42 घंटा लेता है फिल द टैंक, तो 40 घंटे में B बाकी काम करता है, ठीक है, समझ में आया। हाउ मच टाइम विल A अलोन टू टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक? देखो सर, अगर दोनों ने मिल के 2 घंटे में काम किया तो कितना काम किया, 2/12, 1/6 पार्ट तो उड़ा दिया दोनों ने मिलके। अब बचा कितना है, 5/6 पार्ट, तो 5/6 पार्ट कौन करता है सर, 40 घंटे में करता है, बी करता है। क्यों 40 घंटे, देखो 42 घंटा टोटल लगता है, इट विल टेक 42 आवर्स टू फिल द टैंक टोटल। आफ्टर 2 आवर्स देन इट विल टेक 42 आवर्स, तो 2 घंटे के बाद अगर बंद कर दोगे तो 42 घंटे में लेता है। तो 42 घंटे में से क्या बी को 40 घंटा ले रहा है? हाँ सर, बी 40 घंटा ले रहा है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 5/6 पार्ट करता है, 40 घंटे में 1 पार्ट करेगा, अपॉन 5 × 6, तो 5 8 40, 8 6 48 घंटे में बी फिल कर लेता है। बी अगर 48 घंटे में फिल करता है, ए प्लस बी फिल करता है, ए प्लस बी फिल करता है 12 घंटे में, बी करता है 48 घंटे में, ठीक है। तो 6 8 48, 6 2 12, 12 4 48 होता है, तो एलसीएम ले लेते हैं 48, टोटल यूनिट ऑफ टोटल टैंक कैपेसिटी टीटीसी ले लेते हैं 48। अब 12 घंटे में फिल करता है 48 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 4 यूनिट, 48 घंटे में फिलअप करता है 48 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट। ए कितना यूनिट फिलअप करता है, 3 यूनिट पर घंटा फिलअप करता है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा सर, 48/3 ए का, तो 3 एकम 3, 3 चौके 18, 16 घंटा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित इज 6 years लेस देन 3 times दैट ऑफ निशांत। नेक्स्ट ईयर निशांत एज विल बी 1/3 एज ऑफ रोहित। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित? अब सर रोहित का प्रेजेंट एज इज 6 years लेस देन 3.5 टाइम्स ऑफ निशांत, तो 3.5 n माइनस हम लोग 6 लिख सकते हैं, ये एक इक्वेशन हो गया। अब देखो और क्या बोला गया, नेक्स्ट ईयर मतलब रोहित से +1 और निशांत का भी +1 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर निशांत एज विल बी, निशांत +1 इक्वल्स टू 1/3 ऑफ रोहित एज, रोहित +1, तो यहाँ से 3n + 3 इक्वल्स टू r +1 आ जा रहा है, और यहाँ से आ जा रहा है 3n - r इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3n - r करेंगे तो -2 आ जा रहा है, और ऊपर देखो 3.5n - r करता है तो 6 आता है, ठीक है। इधर इसको लेके गए, इधर इसको लेके आए,
क्या मांगा था, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित, रोहित का निकालेंगे लेकिन पहले निशांत का निकाले तो माइनस प्लस माइनस, तो इसको हटाते तो 0.5 एन क्या हो जा रहा है सर, माइनस माइनस यहाँ पे 8 आ जा रहा है, एन का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू 8 दूना 16, तो निशांत का इस 16 है, तो इक्वेशन दूसरा वाला इक्वेशन में चेक करता है, 16 3 48, तो 48 माइनस आर बराबर -2, तो आर बराबर कितना हो रहा है सर 50 साल का बुड्ढे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट विल बी द amount after 18 months if rupees 10,000 is invested under 6 monthly compounded at 20% annual rate of interest। अब देखो सर क्या हो जाएगा अमाउंट 18 महीने के बाद, अब 18 महीने के बाद ऐसा कैसे निकाले सर। अब देखो सोचते हैं पहले कि रुपीज़ 10,000 इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया सर 10,000 इन्वेस्ट किया, किसके ऊपर सर 18 मंथ टाइम में, तो मंथली 6 मंथली अगर कंपाउंडेड हो रहा है मतलब 3 बार होगा, ठीक है। अब 20% का 6 मंथली इंटरेस्ट हो रहा है मतलब डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा सर, इंटरेस्ट आधा साल में 2 बार हो रहा है तो इंटरेस्ट आधा कर लेता है तो 10%। अब 10% के 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें क्या मालूम है सर कितना होता है सर, अगर 1,000 रुपये का नॉर्मली अमाउंट होता है प्रिंसिपल होता है तो वो बढ़ के कितना हो जाता है सर 1331। यहाँ पे व्हाट विल बी द अमाउंट बोला है तो यहाँ पे कितना हो रहा है सर 10,000 हो रहा है प्रिंसिपल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर 1331 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ये कैसे होता है 1331, देखो पहले साथ 10 के ऊपर 10%, 10 रुपये अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके 10% इंक्रीज होगा मतलब 11 हो जाएगा, फिर दूसरे साल 10 का 11, फिर तीसरे साल 10 का 11, अब तीनों साल का कितना हो रहा है सर, गुना करता है इधर 1000 इधर कितना हो रहा है सर 1331 होता है, ठीक है 11 का क्यूब, इसीलिए ऐसा कर दिए। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The LCM and HCF of two numbers are 171360 and 14 respectively. If one of the numbers is 2142, then what is the second number? अब देखो सर एक नंबर क्या है 12142 है और दूसरा नंबर क्या मिल जाएगा सर 171360 इंटू 14, HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई एक नंबर बराबर दूसरा नंबर होता है, तो 7 दूना 14, 7 3 21 0, 7 6 42, 2 से कटता है 2 एकम 2, 2 5 10, 2 3 6, तो 153 से कटेगा, 5 3 8 एकम 9, 3 से कट रहा है 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15 16 17, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 2 6 0, तो 7 इधर है 5 2 7, 7 7 14 एकम 15, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 7 21 17 और 3 एकम 3 4 5, 3 9 27 0, 3 4 12, तो 19040 अपॉन 17, क्या इस 17 से कटेगा तो 17 एकम 17, अच्छा काट के देख लेते हैं 19040 को काटते हैं तो 17 से, 17 एकम 17, 18 19 20, तो 17 एकम 17 कितना हो रहा है सर 11 आ जा रहा है मतलब 30, इधर हो रहा है 34, 17 दूना 34, तो 1120 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, डिवीजन जितना जल्दी कर पाओगे आपको उतना जल्दी काम हो जाएगा क्वेश्चन, अदरवाइज आपका टाइम लग जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Pipe A and Pipe B can fill a tank in 4 hours and 16 hours respectively. How long will they take to fill the tank working together? अब देखो सर 4 घंटे में एक फिलअप करता है, 16 घंटे में दूसरा फिलअप करता है, एक साथ फिलअप करेगा 16 4 20 हो जाएगा, तो 4 5 20, 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 अपन 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ये एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ये बहुत बार समझा चुके हैं आपको कि कैसे ये फॉर्मूला आता है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक बार चेक कर लेना, पाइप एंड सिस्टम का 70+ वीडियो है, 75+ वीडियो है, तो उसमें ही पूरा डिस्क्राइब कर चुके हैं, उसमें पाइप एंड सिस्टम एक बार चेक कर लेना, उसके बाद आपको कोई भी पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the cost of 5/3 part of a pizza is ₹300, then what will be the cost of 3/5 part of the pizza? अच्छा 5/3 पहला था, 5/3 का प्राइस है 300, तो 3/5 का प्राइस कितना हो जाएगा अपॉन 5/3 इंटू 3/5, तो 5 5 25, 25 4 100 होता है, तो 3 3 9, 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 4 कितना हो रहा है 7 4 4 7 28, 108 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, 108 रुपये। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज 25 प्ले वॉलीबॉल, 20 प्ले बैडमिंटन, 10 प्ले फुटबॉल, प्ले क्रिकेट, 5 बॉयज प्ले ऑल द 3 गेम्स, 8 बॉयज प्ले एट लीस्ट 2 ऑफ द 3 गेम्स, हाउ मेनी ऑफ देम प्ले ओनली 1 गेम? तो टोटल कितना गेम खेल रहा है, तो 25 + 20 + 10, ठीक है, तो कितना हो रहा है सर इधर 30 और 2 55,
अच्छा कितना, एक 3 गेम खेलता है सर, 5 प्ले करता है, 5 बॉयज़ 3 गेम खेलता है और एटलीस्ट 8 बॉयज़ खेलता है, 8 5 13, तो 13 को माइनस कर दो, 2 एटलीस्ट 8 बॉयज़ 2 मिनिमम खेलता है, तो 13 को माइनस कर दो, 3 2 5 और इधर 42, 42 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ये एक वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन, वेन डायग्राम से ज़्यादा समझ आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम बना के टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। जिस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ जाएगा मैं आपको वेन डायग्राम समझा दूंगा, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। अब यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ से आता है, ये मैं आपको समझा दूंगा। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक सर्च दिया हुआ है 1/5 + 2√3, इसको हटाना है, किसको, सर्च को रिमूव करना है। कैसे, 1/5 + 2√3, तो 5 + 2√3 ऊपर नीचे, 5 - 2√3 ऊपर नीचे गुना कर देता है, तो 5 - 2√3, तो इन दोनों का गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, नीचे कितना आ रहा है, 5 5 25 माइनस 2 2 4 और 3 4 3 12, ऊपर कितना आ रहा है सर 5 - 2√3, तो नीचे कितना हो रहा है 25 और 12 कितना हो रहा है 13, ऊपर कितना 5 - 2√3, तो 5 - 2√3/13 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 कहाँ से बोल दिए। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जा रहा है सेट में, सपोज मान लो कि कोई क्वेश्चन मिस हो जा रहा है, मैं आपको सिंगल वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, ग्रुप डी के टोटल प्लेलिस्ट जो सिंगल वीडियो वाला है उसमें, ठीक है सर। और ध्यान रखना एक क्लास आपके लिए आने वाला है, और टोटल ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास है प्रीवियस ईयर का जितना सारा क्वेश्चन है मैंने तो ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया था आपको, लेकिन फिर भी एक टोटल फुल लेंथ आएगा ट्रिग्नोमेट्री वाला, कैसे होता है क्यों होता है फार्मूला के साथ आएगा, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, कल आएगा, देखते हैं, अगर कल तक हो जाता है तो कल आ जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर परसों आएगा, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 3 acute angles of a quadrilateral are 82 डिग्री each, फाइंड आउट द 4th एंगल। अब सर 82 डिग्री करके 3 acute एंगल कितना हो जा रहा है सर, 82 × 3, 3 दूना 6, 8 3 24, तो 246 तो ऑलरेडी हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री टोटल एंगल वैल्यू होता है, तो 246 माइनस करो तो 6 चौके 10, 4 एकम 5 एकम 6, तो 114 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x आफ्टर सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन, क्या दिया हुआ है 0.12 इंटू 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 0.5x प्लस 0.8। इसको सॉल्व करना कोई बात ही नहीं है, तो 12 5 कितना होता है 60 होता है, तो 6x हो जाएगा, 0.6x हो जाएगा, 12 5 60 हो रहा है तो 60, 2 के पहले पॉइंट 0.6x माइनस 12 4 48, तो 12 4 48 हो रहा है, मतलब सर 4.48 होगा, इक्वल्स टू 0.5x प्लस 0.08, तो यहाँ से क्या करते हैं 0.8, ये पॉइंट इधर उधर मत कर देना बाबू, पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है 0.1x इक्वल्स टू 0.48 एंड 8 कितना होता है सर 8, 8 4 12, 2 1.28, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 0.1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0.1 के लिए ऊपर 10, 0.128 के लिए नीचे 100, तो 100 हट दिख गया, कितना हो रहा है सर x का वैल्यू 12.8 इज द करेक्ट आंसर। क्या प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा सर, प्लस में होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इंटू, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा कर दिया क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। सर हमें क्या मालूम है सीक्वेंस क्या होता है सर, VBOD MAS होता है, VBOD MAS होता है, V फॉर विनक्यूलम होता है, B फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो V फॉर विनक्यूलम, ब्रैकेट तो नहीं है अभी, 5 8 है, 8 5 40 कर लेते तो प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4, ये पहले होगा, तो 4 3 12, ठीक है, 3 हो रहा है, इंटू 2 था, तो 3 × 2 मतलब 6, 6 प्लस 8 माइनस 2 कितना होता है 8 माइनस 2 6 होगा, 6 6 12, तो 12 जोड़ो तो 52 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों से साथ शेयर कर रहे हो कि नहीं क्लासेस, ठीक है, आशा करते हैं आप लोग शेयर कर रहे हो। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर, ठीक है, तो लॉन्ग A small triangle is formed by joining the midpoints of the 3 sides of this triangle. The area of the small triangle will be. अब देखो सर एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ये जो 3 ट्रायंगल है ये क्या है, ट्रिपलेट है। हाँ सर, देखो 3 से डिवाइड करो, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 2 6 12 36 और 3 एकम 3 3 3 3 9, मतलब 13 3 5 12 13 क्या होता है सर, ट्रिपलेट है, मतलब 15 36 और 39
ट्रिपलेट्स भी होगा। तो ये ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, इसका 15, यहाँ पे 15 लिखो, यहाँ पे 15 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 15, 36 एंड 39 इनका साइड्स है। तो इसका एरिया कितना हो जा रहा है सर, हाफ इंटू 15 इंटू 36। तो ये तो एरिया आ गया पूरा ट्राइंगल का। अब इसका मिड पॉइंट सबको जोड़ेंगे तो एरिया वाला जो ट्राइंगल आएगा उसका एरिया क्या हो जाएगा सर, इसका 1/4, क्योंकि सब ट्राइंगल एक ही एरिया का हो जाता है। अगर मिड पॉइंट्स जोड़ा जाता है तो इसका 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 करो, 4 से 4 9 36, इधर 4 9 36, तो 9 इंटू 15 कितना होता है, 9 5 45, कैरी फॉरवर्ड 4, 9 4 13, तो 135 अपन 2, 2 6 12, 2 7 14, 0.5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाओगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 18 trainees was work equivalent to 8 specialists in a day. 12 specialists and 9 trainee take 8 days to construct a pond. How many specialists will be needed to along with 5 trainees to construct the same pond in 9 days? अब समझना, 18 ट्रेनी के बराबर कितना दिया, 8 स्पेशलिस्ट। 18 ट्रेनी बराबर 8 स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से 2 चक्के 8, तो 4 स्पेशलिस्ट बराबर 9 ट्रेनी, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखो 12 स्पेशलिस्ट प्लस 9 ट्रेनी कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है सर। वहीं पे हाउ मेनी स्पेशलिस्ट, तो एक स्पेशलिस्ट हम लोग कर लेते हैं, प्लस कितना 5 ट्रेनी कॉन्स्ट्रक्ट करता है कितना, 9 दिन में। सर स्पेशलिस्ट में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबको स्पेशलिस्ट में हम लोग कर लेते हैं। तो स्पेशलिस्ट में ट्रेनी को करता है, तो पहले ट्रेनी को यहाँ से देखते हैं। 9 ट्रेनी बराबर 4 स्पेशलिस्ट होता है, तो 12 AS प्लस 4S इंटू 8 बराबर XS प्लस 5 ट्रेनी के बराबर कितना हो जाएगा सर, 9 ट्रेनी के बराबर अगर 4S आता है तो 4 ट्रेनी बराबर 4/9S, तो 5 ट्रेनी के 5 4 20/9, तो प्लस 20/9 ट्रेनी स्पेशलिस्ट इंटू 9। तो यहाँ से क्या होता है, गुना करो, 12 8 कितना होता है, 8 2 16, 8 1 8, अच्छा 9 96, 8 2 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 1 96S, ठीक है। तो क्या होता है 96x प्लस, अच्छा 12 4 16, 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा सर, 8 4 48, कैरी फॉरवर्ड 4, 8 1 8 4 12, 128s बराबर 9xs, ये 9x को ब्रैकेट में रखता है, प्लस 20s, तो यहाँ से हटाते हैं उधर, तो कितना हो रहा है सर 108s बराबर 9xs। तो x के वैल्यू कितना आ जाएगा सर 108/9, 9 एकम 9, 9 2 18, तो 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है सर। ये आसान सा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाता, अगर इधर उधर नहीं हो रहा तो आपको जल्दी से जल्दी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A, B, C complete a work in 10 days working together. A alone does the same work in 20 days and B alone does it in 30 days. How many days will C take to complete the task alone? अब देखो C कितना दिन लगा देगा कंप्लीट करने में कोई टास्क को। A, B, C कंप्लीट करता है 10 दिन में, A, B, C 10 दिन में करता है, 10 दिन में A करता है सेम वर्क 20 दिन में, B करता है कितने दिन में 30 दिन में। इन तीनों का एलसीएम क्या ले लेता है सर 60 ले लेता है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क 60 यूनिट। अब 10 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में करता है 6 यूनिट, 20 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में करता है 3 यूनिट, 30 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में करता है 2 यूनिट। क्या कर रहा है 60/20, 60/30 करता रहे। तो C का कितना एफिशिएंसी है, C का एफिशिएंसी 6 - 3 - 2, 3 माइनस ऑफ 3 + 2, तो C का एफिशिएंसी 1 आ जा रहा है। तो 1 यूनिट करता है एक दिन में, 60 यूनिट करेगा 60 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, खाली क्वेश्चन पढ़ने में आपको टाइम लगेगा और कुछ नहीं। एक लंबा वाला ट्री ब्रेक कर गया फ्रॉम द मिडिल ड्यू टू स्टॉर्म, मिडिल दिया हुआ है, ठीक है, कहीं पे लेंथ अभी नहीं बोला गया। देखो द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री डिड नॉट सेपरेट फ्रॉम द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। If the tree broke at the height of the 37 meter from the ground, then what is the length of the broken portion of the tree in the meters? अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्री है लंबा वाला, ऐसा ट्री था, ठीक है, ऐसा लंबा वाला ट्री था, बीच में कहीं पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे नहीं थोड़ा सा नीचे ही होगा, तो ब्रेक हो गया जिसके कारण से ये जाके कहाँ से बेस से आपका कितना दूरी पे टच हुआ सर, बेस से आपका टच हो गया 12 मीटर के दूरी पे, ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं ट्री ऐसा टूट गया, ऐसा 12 मीटर के दूरी पे टच हो गया। ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये 12 मीटर के दूरी पे। अब यहाँ से हाइट कितना है सर 37 मीटर है। कहाँ से, इफ द ट्री ब्रोक एट द हाइट ऑफ 37 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से कितना मीटर ऊंचाई पे टूटा है सर, 37 मीटर ऊंचाई पे टूटा है। तो वही तो बताया गया सर, और कुछ दिक्कत है नहीं सर, कुछ दिक्कत नहीं है।
तो कैसे निकाले कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा सर? सर रूट अंडर 37 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। अब 37 का स्क्वायर कैसे निकाले सर? ठीक है, तो 37 का स्क्वायर कैसे निकाले? यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूरा गलत है सर। यहाँ पे देखो एक चीज़, कुछ भी हो जाए 37 से बड़ा ही होगा ये वाला साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहाँ से गलत दिया हुआ है? देखो सर यहाँ से गलत दिया हुआ है। तो ट्री का ये जो 37 मीटर दिया हुआ है ये कहाँ से होना चाहिए था? द ट्री ब्रोक एट द हाइट ऑफ 37 मीटर फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से अगर 37 ये वाला होता तो ये नीचे वाला 37 हो जाता। अब तब जाके 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, आंसर में देखो सब में छोटा छोटा है 37 से, तब जाके इसका स्क्वायर होता और ये कितना आ जाता सर? 35 का स्क्वायर आ जाता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया। किससे बोला कि ब्रोक कहाँ से हुआ? सर ब्रोक हुआ है ग्राउंड से, ठीक है। ये गलत क्वेश्चन है, आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, फिर जाके नंबर दे देता, लेकिन आप इसी में फंसे हुए रहते फिर हो जाता खत्म। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द ग्राफ शोज 3 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड एट द 4 स्टेट्स ABCD। अब देखो ABCD दिया हुआ है, 4 सिचुएशन है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ग्रेन Q प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट D आउट ऑफ द टोटल क्वांटिटी Q प्रोड्यूस्ड बाय ऑल स्टेट। अब देखो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ग्रेन Q प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट D, तो D में Q प्रोड्यूस कर रहा है कितना? सर ये कौन सा वाला ग्राफ है? ये तो समझ में नहीं आ रहा। हम लोग पकड़ लेते हैं मिडिल वाला ग्राफ, तो 20 और 30 के बीच में 25 है। अब टोटल Q को हम लोग मिडिल वाला पकड़ लेते हैं, तो टोटल Q कितना है सर? ये 25 है और ये 15 है और ये कितना है सर? ये भी 15 है, तो ये कितना है सर? ये 10 है। तो 25 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10, इसके अंदर 25 का वैल्यू कितना प्रतिशत हो जाएगा वही तो निकालना है, ठीक है। तो इंटू 100, तो 25 और 15 15 30 10 40, 40 और 25 कितना होता है सर? 4 दूना 6, 65। तो 65 के अंदर वो वैल्यू कितना होगा वही निकालना है। क्या यहाँ पे सही किए? नहीं पता, थोड़ा सा डाउट भी हो सकता है कि कितना वैल्यू दिया हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो सर 25 दिया हुआ था, ये 25 था, ये 25 है। अच्छा इसका वैल्यू कितना है सर? अब P का नहीं दिया हुआ है, प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी Q। अच्छा इसका वैल्यू कितना है सर? इसका वैल्यू है 15 पकड़ लिए, इसका वैल्यू भी 15 पकड़ लिए, ठीक है। और इसका वैल्यू 10 है, तो 10 और ये। अच्छा अगर हम लोग ऐसा पकड़े, अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया सर। कैसे गलत हुआ? देखो यहाँ पे कैसे गलत हुआ, इसीलिए वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ पे मिडिल वाला हम लोग, ये Q मिडिल वाला हम लोग पकड़ रहे हैं, ठीक है। मिडिल वाला हम लोग पकड़ रहे हैं, ये तो मिडिल वाला था, फिर गलत कैसे हो गया सर? सर टोटल वैल्यू कितना हो रहा है नीचे? सर टोटल वैल्यू हो रहा है 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 25। देखो गलत कहाँ हुआ था? ये जो 20 है ये छोटू वाला हमने मिस कर गए थे, ठीक है। तो यहाँ से 25 अपॉन कितना हो रहा है सर? 20 10 30 और 15 ये 40, तो 40 30 70 इंटू 100, तो कितना हो रहा है? 0 0 हट गया, तो 250 बटा 100, तो 7 3 21 और 4 25, तो 7 5 35, तो 35 और 5 7 7 49, 35.7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था क्योंकि देखो ये ग्राफ का ना डॉट थोड़ा सा क्लियर नहीं था, फिर भी यहाँ पे देखो ज़्यादा घना डॉट है, उससे कम डॉट है, उससे एकदम कम डॉट है, इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे अंदाज़ा लगा लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पिछला दिन मैंने बताया था कि आपको AP सीरीज़ का थोड़ा सा सहूलियत तो मिल जाएगा, कैसे कि हम सिखा देंगे थोड़ा सा। आज AP सीरीज़ का एक क्वेश्चन मिल गया हमें। व्हाट विल बी द 10th नंबर इन द सीरीज 12 19 26 एंड 33। देखो सर 12 से 19 कितना में होता है सर? 5 होता है और 7 होता है, सॉरी, और 19 से 26 7 होता है, गैप 26 से 33 7 होता है। तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इन दोनों के बीच में, कॉमन डिफरेंस कितना है सर? D बराबर 7 है। फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 12 कहा जाता है, तो 10वां टर्म 10th टर्म क्या होता है? T10 इक्वल्स टू A प्लस n-1, मतलब 10-1 मतलब 9 इंटू D, ये होता है 10th टर्म। तो A क्या है सर? 12 प्लस 9D 9 7 63, तो 63 और 2 कितना हो रहा है? 75 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। 2 नहीं 12 होगा वहाँ पे, ठीक है, गलत बता दिए थे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये जो फॉर्मेट है ये AP का फॉर्मेट है, अलजेब्रा का फॉर्मेट है, ये बहुत ही आसान है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In order to obtain 10, how much should be added to the difference of 5.62 and 3.62? अब सर डिफरेंस ऑफ 5.62 और 3.76, इसका डिफरेंस कितना है? 6 चौके 12, 7 एकम 8, 8 8 16, 1.68। तो 10 बनाने के लिए 10.00 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 1.86। तो ये लगभग 8.14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ओके सर।
अगर आपको सेशन से अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को जोड़ो, दोस्तों से शेयर करो। ठीक है सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।